बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत इस वक्त उरूज पर है। जिस तरह की गुफ्तगू आप इस मोन्टाज के अंदर देख रहे हैं, यानी ऑपोजिशन में इस हद तक फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है कि इमरान खान साहब ने जो कदम उठाया है और जो अपने डिप्टी स्पीकर और अपने स्पीकर से गुज़िश्ता रोज़ नेशनल असम्बली में करवाया, अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है। मुल्क में जो एक बहुत बड़ी तादाद है लीगल एक्सपर्ट्स की, वो भी यही समझती है कि जो करवाया गया वो आइन और कानून के खिलाफ है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था, अब भी यही कहूँगा कि कुछ है जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस ने इस हवाले से इसके ऊपर सुओ मोटो लिया, क्योंकि आजकल के जो माहौल है, आजकल जो माहौल है उसमें अदलिया सुओ मोटो नोटिस लेने के लिए इतना ज़्यादा कीन नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिसके ऊपर मौजूद जज साहबान को ये लगा कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जहां आर्टिकल 69 आर्टिकल 69 ये क्लियरली कहता है कि जो पार्लियामान के मामलात है, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है या क्वेश्चन नहीं की जा सकती, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन फिर भी अगर अदालत ने इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया है तो कुछ ना कुछ ज़रूर है और इससे शायद कुछ मामला आगे बढ़ेगा भी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एक है कि जब सारे इलेक्शंस का कह रहे थे और अब मैं इलेक्शन का मैंने अनाउंस कर दिया और असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो अब मसला क्या है। लेकिन एक बहुत अहम इशू है, वो ये है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात का मुतालबा कर रही है, किससे? फौज से, DGISPR से, कि जनाब ये जो मौक़िफ़ या नैरेटिव बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ज़रिए सामने आया, जो रूलिंग आई जिसके नतीजे में तहरीक आदम एतमाद को मुस्तरद किया गया, उस हवाले से DGISPR, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान का मुकम्मल जो इंटेलिजेंस का और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, वो इस पर ज़रा रहनुमाई कर दें, वजाहत कर दें कि हमें तो, यानी कि जो अपोजिशन के लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करना था या एक एक्सरसाइज किया भी, 197 या 177 लोग भी, उनको इस रूलिंग के तहत गद्दार करार दे दिया गया, उन्हें बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा बना दिया गया। तो क्या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या वो भी इस हवाले से को बताना पसंद करेगी कि क्या ये मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त है हुकूमत का? और अगर है तो ज़ाहिर बात है मुल्क का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स बड़ा एफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर कुछ हुआ है और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को उसके बारे में इल्म नहीं है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ही ये डिमांड कर रहे हैं इस वक्त DGISPR से, फौज से, कि जनाब हमें बताइए, हमारी रहनुमाई कीजिए, हमें या तो क्लियर कीजिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये भी कहा कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर ठीक है, आप साबित करिए और हमें सजा दे दीजिए। इस हवाले से इंपॉर्टेंट बात गुज़िश्ता रोज़ भी हाईलाइट की गई थी, आज भी मैं ज़रूर करूँगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसका बार बार जिक्र होता है, उस कमेटी की उसका जो एलामिया सामने आया, उस एलामिये के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई जहां पर साजिश, ऑपोजिशन, मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, किसी का जिक्र नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये बता रहा हो कि वाकई किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऑपोजिशन के साथ कोलूट किया है और उनको साथ मिलाकर एक मुंतखब हुकूमत को चेंज करने के लिए एक बाकायदा साजिश की है। और कुछ ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं उस मरासले के बारे में, उस पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत से सवालात को जन्म देती हैं। आज प्रोग्राम के अंदर हम चाहेंगे इस हवाले से ज़रा क्लैरिटी आए कि क्या जो प्रेशर पड़ रहा है या जो डिमांड आ रही है, क्या वाकई स्टेप इन करना पड़ेगा पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को या सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को, कि इस हवाले से एक ऐसा मामला जिसका ताल्लुक सियासत से है, लेकिन जिसके अंदर अब पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन की बड़ी जमातें वो ये कह रही हैं कि हमें हुकूमत ने गद्दार बना दिया है और इस गद्दारी के लेबल के साथ ही अब वो हमें धकेल रहे हैं कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाएं। क्या ये तासुर दुरुस्त होगा? इस पर कोई वजाहत आएगी या इस पर कोई वजाहत नहीं आएगी? जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले ज़ुबैर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो PMLN ने भी कहा है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, आपको क्या इस हवाले से उम्मीद है? क्योंकि उम्मीद तो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी है कि आपको लगता है कि जो हुआ वो गैर कानूनी है। मुल्क में बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपकी राय को एंडोर्स कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लेटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। बट फैक्ट ये है
कि अब आप DGISPR से, फौज से मुतालबा करें कि इस पर क्लैरिटी दें। उम्मीद है आपको कि इस पर कोई क्लैरिटी आएगी, और अगर ना आई तो इट कैन रिमेन द सेम, ऐसी सिचुएशन रही, हैव टू डील विद इट देन। नहीं, मेरा ख्याल है हमें मुनीब सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है होप है सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज हमारे लिए तो ये ब्लैक एंड वाइट है, बिल्कुल बिल्कुल ओपन एंड शट केस है जो पूरी कौम ने देखा, लाइव टीवी पर देखा, और चंद मिनटों में वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल तारीख़ को इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है। उसके मुताबिक भी ये एक बहुत ही एक डेंजरस तरीक़ेकार था जो हुकूमत ने इमरान खान के ज़ाहिर प्लान का हिस्सा था कि 5 मिनट में, टोटल 5 मिनट लगे थे बिटवीन द टाइम दैट फवाद चौधरी स्टार्टेड स्पीकिंग और स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी। और वो जो इतने मज़क्का खेज था कि अगर आप देखें कि स्पीकर तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, और एटलीस्ट बज़ाहिर तो इंडिपेंडेंट नज़र आना चाहिए, अंदर चाहे वो जितनी भी मीटिंगों में मौजूद हों। स्पीकर साहब वो फैसला लिख के लेके आए थे। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आपको क्या पता था कि लॉ मिनिस्टर ने क्या पेश करना है, उनकी गुजारिश क्या होगी, तो वो फैसला लिख के लेके आए थे। एज सून एज वो फवाद चौधरी ने पढ़ा तो इन्होंने उसको अपनी रूलिंग सुनानी शुरू कर दी, प्री-प्लान्ड था। और जैसे ही उन्होंने खत्म की तो चंद मिनटों में, मुझे लेट मी कंप्लीट दिस, पूरा ये जो हुआ था, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो वजीर आजम साहब आ गए और उन्होंने आके वो असेंबलीज डिसॉल्व करने का फैसला कर दिया। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो जो समरी थी जो प्रेसिडेंट को भेजी गई, जिस पर चंद मिनटों में उन्होंने साइन कर दिए, वो समरी कब बनी थी? तो सब कुछ प्री प्लान्ड, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और फवाद चौधरी और जाहिर है उनके जो क्लोज रफ़ीक़ार होंगे वो शामिल होंगे। सो इतना ब्लैक एंड वाइट केस है। और दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया है, रूलिंग में गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया है कि हम उसमें सब शामिल थे उस गद्दारी में, जो कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट की एक डिज़ायर है थी कि जी इमरान खान वजीर आजम ना रहें। तो अगर एक अमेरिकन डिप्लोमेट का ये ख्वाहिश थी तो पाकिस्तान के कानून आइन की एक इंपॉर्टेंट शिक को सस्पेंड कर दिया जाए। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करते तो आप ये कह रहे हैं कि वो सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिकन डिप्लोमेट सिटिंग इन वॉशिंगटन वो चाहते हैं कि जी इमरान खान ना हो। और ना ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऐसी कोई तजवीज़ पेश की, ना उनके रिटर्न जो वो आया था जब मीटिंग के बाद, तो कुछ हुआ नहीं है। तो इस वजह से हम तो समझते हैं, हमारा तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और जल्द फैसला सुनाएगा, ताकि इस और सिर्फ फैसला ये नहीं होगा, बाय द वे सॉरी, फैसला सिर्फ ये नहीं होगा कि जी वो गलत हुआ था, हम उसके बाद इनिशिएट करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेरी गई हैं इस पर कोई पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए। अच्छा। जो लोग मुलव्विस हैं उन्होंने ये, ठीक है जुबैर साहब, वो आप जरूर इनिशिएट करेंगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट के से फैसला क्या आता है। बट एक सवाल, और या हर किसी के जहन में यही है कि अल्टीमेटली चाहते तो आप सब इलेक्शन ही थे, और इमरान खान साहब का आज का इल्ज़ाम ये कि आप लोग इक़्तिदार में बेशक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए ही इसलिए आना चाहते थे कि अपने केसेस ख़त्म करें, अपनी मर्जी के बंदे इधर उधर प्लेस करें और अपनी मर्जी के एम्पायर खड़े करके आप अगला इलेक्शन करवाएं। वो उन्होंने आपका जो पूरा प्लान था उसको चौपट कर दिया, जेपटाइज कर दिया। नहीं मुनीब, ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो यह है कि हम बहुत खुश हैं, वी आर ओवर द मून, बिकॉज हमने 1-1.5 महीने में वो करके दिखाया जो इमरान साहब कहते थे कि जी 2028 तक मुझे कोई हिला नहीं सकता। आज वो घर बैठे हैं, उनकी काबीना घर भेज दी गई है, और ये सिर्फ ऑपोजिशन की ही वजह से हुआ है। वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत खुशी की बात है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम तय करेंगे कब इलेक्शन में जाना है, और ये जो इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, शिक है, इसको सेटल होना जरूरी है। ठीक है, इस इलेक्शंस होने जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सेटल होना जरूरी है कि इमरान खान ने या उनके रफ़ीक़ार ने किस तरह से हमला किया कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसको कैसे भूल जाएं? ठीक, इसको ऐसे भूल गए जी वो तो हुआ था, उसको छोड़ दें, जाएं जी 22 करोड़ अवाम के पास। बिल्कुल जाएंगे, 22 करोड़ अवाम से हम डरते नहीं है, इसलिए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। ठीक, अच्छा, लेके क्यों आए थे कि वी विल डिसाइड व्हेन द इलेक्शंस विल टेक प्लेस, बट अपैरेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड। आप वही वाली बात है, अदालत उसको क्या फैसला करती है। पर पलवशा खान साहिबा, इफ यू कैन हेयर मी,
अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने DGISPR को टैग करके ट्वीट किया कि जनाब इस पे ज़रा बता दीजिए क्योंकि हमें तो गद्दार गर्दाना जा रहा है। सवाल यह है कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया जाए, अगर तफसीलात सामने आ गई तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप लोग ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्या पता ही चल जाए कि आप लोग किसी साजिश के अंदर इन्वॉल्व थे। देखिए फवाद चौधरी साहब ने इस तरह बहुत से लोगों की लुटिया डुबोई है। पहले मुशर्रफ साहब की डुबोई, फिर हमारे साथ आए, इधर हमारी भी की कोशिश, फिर वहां से निकले, अब इनकी लुटिया डुबो रहे हैं और आखिरी दिन तक वो इंश्योर करेंगे कि जब तक ये जो है अपनी सियासी कब्र में ना उतर जाए ये पार्टी वो नहीं छोड़ेगी। और ये भी साथ साथ हो रहा होगा कि वो शायद इस वक्त भी देख रहे होंगे उन्होंने अब आगे कहाँ जाना है, लिहाजा उनकी बात की उस पर मैं इतना ना हैसियत समझती हूँ ना बात उनकी बात पे जाती हूँ। लेकिन ये जो गद्दारी का खेल ये खेल रहे हैं और इल्जामात लगा रही है, आज से नहीं है। आपके शो में कई दफा हमारी इससे बात हुई, आपको याद है, कई दफा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे शक्लें गद्दार लगी। आपको याद होगा ये उनके ऑन रिकॉर्ड जो है ये बयानात है। फिर उन्होंने ये जो गद्दारी का इल्जाम और ये जो खेल है ये इनके पहले दिन से एक मजमूम स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो स्ट्रेटजी ये है कि हमें तो ये कहता ही था, लेकिन अब ये हालात आए कि जब इन पे पड़ी और वो जो एक DGISI की तैनाती पर इन्होंने तमाशा शुरू किया, उस दिन से लेकर आज तक अब हालात ये हैं कि ये अपने गुमाश्तों के जरिए अफवाज पाकिस्तान के जो आला तरीन ओहदेदार हैं उनको भी शख्स ने नहीं बख्शा। आपके हमारे सामने इस वक्त क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे वो हम देख रहे हैं, लेकिन कह नहीं सकते। लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है ये कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। इसके पीछे PTI के ट्रोल्स हैं, इसके पीछे इनके अहकामात हैं, इससे पहले दूसरों से करते रहे। अब ये वज़ीर आज़म तो दुहाई दे रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा ना कीजिए, ये बड़ा गलत है, और वो बिल्कुल फौज के साथ खड़े हैं। ये मुनाफकत की निशानी, यही वो करते रहे। लेकिन क्या वो लोग जिनके खिलाफ ये कर रहे हैं उनको इतना इल्म नहीं है कि कहां से चल रहा है सब कुछ? बट अच्छा मुझे ये बताइए, आप भी जुबैर साहब की तरह आपकी उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, या आप चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ फौज की जानिब से DGISPR की जानिब से भी रहनुमाई की जाए, ज़रा वजाहत आ जाए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो एलामिया आया उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जहां आप लोगों की कोई कॉन्स्पिरेसी इंडिकेट की गई हो, लेकिन इमरान खान साहब की स्पीकर की जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके अंदर ये बात लिखी गई है, मौजूद है। क्या आप भी ये चाहेंगे कि वहां से कुछ आए, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपकी? मुझे प्लीज अब 2 मिनट दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। देखिए, हर उस शख्स का हक है जिसपे कोई छोटा भी इल्जाम लग जाए, उसका भी हक है कि वो उसकी जो है कोई सबूत तलब करे। गद्दारी का इल्जाम लगना, और वो भी अपने मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगना, और उन सब लोगों पे लगना जिन्होंने जानो कि कोई, ये तो इक्तदार से नहीं जाना चाहते ना, लोग तो इस खेल में जान से अपनी जाते हैं। जुल्फकार भुट्टो जान से गए, मोहतरमा भुट्टो ने अपनी जान दे दी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। मुझे बताइए कि तो भी इक्तदार है, उस पर इनका हाल देख लें। तो अगर आप गद्दारी का फतवा किसी पे लगाते हैं तो अगले का ये हक नहीं है कि वो पूछे कि इसका क्या सबूत है। और अगर इन्होंने पूछा है, हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल पूछा, अभी सदर जरदारी साहब ने भी, हमारे जो पार्लियामेंट के सदर, उन्होंने भी बिल्कुल ये कहा है, हमारा हक है, इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए। दूसरी बात, और अगर ये गद्दारी ही का खेल खेल रहे हैं तो आपको याद होगा कि 2009 में बरतानिया की अदालत में हरबियार मरी के हक में किसने दी थी गवाही? इमरान नियाज़ भी नहीं। और क्या कहा था उन्होंने कि अगर मैं इनकी जगह होता तो यही करता सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। वो क्या है? ये मैं और आप कहें तो हम जिंदा रह सकते हैं इस मुल्क में? सब कुछ जो है वो इसका हजम हो गया। सब कुछ, इसकी स्टेटमेंट्स जो इसने अफगानिस्तान से लेके वजीर आजम होते हुए इसने जाकर अपने अमेरिका के दौरे में की, वो सब क्या थी? वो आपके स्टेट एजेंसीज के ऊपर इल्जामात नहीं थे, चार्जशीट नहीं थी। फिर वापस आके आप कहते हैं कि मैंने वो वर्ल्ड कप जीत लिया, अगले लम्हे कश्मीर जो है वो चला जाता है, फिर आप कहते हैं कि मोदी जो है वो कश्मीर के लिए नागुज़ीर है, वापस आए। देखिए, अगर ये खुलेगा ना खेल तो सबसे पहले कश्मीर का जवाब आप देंगे। ये खेल जो है ये, अच्छा बट ठीक, अच्छा बट ये ठीक है, बट ठीक, ये चले, आप कह रहे हैं अगर ये खेल खुलेगा, वैसे तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पे है, वहां से आप एक गैर, आपके मुताबिक जो गैर आईनी काम हुआ है आप उसको रेक्टिफाई करवाना चाह रहे हैं। बट जनरल साहब, एक इशू ये भी है कि उसका जो प्रेमिस है, उसका जो बेसिस है,
उसका जो बेसिस है वो ये है कि जो तरीकाकार अपनाया गया और जो आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया और उस रूलिंग के अंदर मौजूद है कि ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और बहुत ही भयानक किस्म के रेवलेशंस हैं और हुकूमत ये कह रही है, अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की फौज से DGISPR से कह रही हैं कि जी हमें तो इन्होंने गद्दार बना दिया है, आप बता दें कि क्या हम गद्दार हैं या नहीं है और आपके पास आपने वो सबूत देखे हैं और अगर देखे हैं तो हमें सजा दे दें। ये सवाल मुझसे है मुनीब? नहीं, मैं जन साहब से पूछ। थैंक यू वेरी मच मुनीब। बात यह है कि एक तो मुझे आर्मी टॉप ब्रॉस के लिए पीपल्स पार्टी और नून की बढ़ती हुई हमदर्दियां देख के बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले जो इन्होंने 3.5 साल उनको फूलों के हार पहनाए नाम ले ले के हर जलसे में, और इनकी टॉप लीडरशिप ने जो कुछ उनके बारे में कहा वो भी याद है सबको और हमें भी याद है। और आज ये जो हमदर्दियां गेन करके PTI को मुजरिम ठहरा रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। लेट द टाइम एंड हिस्ट्री जज कि कौन किसके बारे में क्या कहता रहा है। मेरे ख्याल में इस पर मजीद, और दूसरी बात यह है कि DGISPR के ये डोमेन नहीं है कि किसी को गद्दार करार दे या गद्दारी से क्लियरेंस का सर्टिफिकेट दे। अच्छा। इसके लिए मुल्क में अदालतें मौजूद हैं। जब इनकी PDM इल्जाम लगा रही थी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे कि वो किसी गैर मुल्की एजेंट या एक खास कौमियत या एक खास मजहब के एजेंट हैं, तो उस वक्त इन्होंने क्या एविडेंस आर्मी को पेश की थी? उस वक्त DGISPR से वजाहत मांगी थी कि वो इजराइल के एजेंट हैं या नहीं है। तो ये अपनी क्लियरेंस के लिए अदालत में जाएं, अदालत फोरम है, DGISPR या आर्मी फोरम नहीं है किसी को गद्दार करार देने या उसकी हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए। सर इस पे जरा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि ये इसलिए भी पूछ रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है उसके अंदर लफ्ज साजिश, ऑपोजिशन, वो उसका जिक्र नहीं है कि किसी ने कसूर किया और सब कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। मुनीब देखें, फॉरेन पावर्स जो हैं वो घास चरने उनकी अकल नहीं गई हुई कि वो लिखकर साजिश का एक मेमोरेंडम भेजेंगी कि हम साजिश कर रहे हैं, हमारे साथ ये लोग शामिल हैं। दुनिया में कौन सी साजिश ऐसी हुई है जिसमें साजिश लिख कर की गई हो और उसमें लिस्टें बनाई गई हों? एक कोराबोरेटिव एविडेंस होती है, जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आज़म ने तो एक तासुर दिया है कि लिख के धमकी दी है, लिख के साजिश की है, उन्होंने तो लहरा दिया इस पर्चे को। सर आप मेरी बात सुने ना। नहीं, जहां तक मेरा इल्म है, मैंने वो लेटर पढ़ा नहीं है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना एलामिया जारी किया है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है और जो कुछ उस केबल के कंटेंट हैं, ये मौजूद बेंच जो बना है ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। वो उस एम्बेसडर को भी कॉल कर सकते हैं और उन नोट टेकर्स को भी जो पाकिस्तानी है इंक्लूडिंग मिलिट्री अताशे, उनको कॉल करके उनके एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो अपना डिसीजन, मैं इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा कि ये मैटर सब जुडिस है, एंड लेट द कोर्ट डिसाइड कि उसमें क्या कंस्पिरेसी थी। और जो इधर 15 मीटिंग्स हुई जो डिप्लोमेट्स की उन लोगों के साथ जो इस वक्त डिफेक्ट कर गए हैं PTI से या जिन्होंने ये पूरी मूव ऑर्केस्ट्रेट की, उनके घरों में जाके अगर अमेरिकन डिप्लोमेट्स मिलते रहे हैं तो उनके मिलने की क्या वजह थी? और एक से नहीं, अमेरिकन डिप्लोमेट तो परवेज इलाही साहब से भी मिले हैं सर, और इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो उनसे भी, वो रिचर्ड डॉल्सन थे वो मिलते थे, उसके बाद के एम्बेसडर्स भी मिलते थे। बट सर एक सेकंड, मुझे जरा इसकी वजाहत कर दीजिए सर, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहता हूं। सर प्लीज जरा मुझे इसकी वजाहत कर दीजिए। देखिए सर एक सेकंड, देखिए सर, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है, आपकी बात मैंने मान लेती, पॉइंट टेकन सर, कि जी कोई लिख के धमकी नहीं देगा और कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, मामला सब जुडिस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सर कि मिलिट्री की टॉप ब्रास इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर मौजूद है, कम से कम जो पूरा प्रेमिस है हुकूमत का, जिसके ऊपर इनको सबको गद्दार डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया गया है इनके मुताबिक, उसमें लफ्ज कॉन्स्पिरेसी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें लफ्ज डोमेस्टिक या इंडिजिनस जो हमारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनका नाम नहीं लिया गया। अगर ऐसा होता तो दे कुड हैव रिटन दैट। मुनीब, मैं पहली बात तो यह है कि मैं मिलिट्री टॉप ब्रॉस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं अपना एक इंडिपेंडेंट राय दे रहा हूं। उनकी राय वो जाने, उन्होंने पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, उन्होंने एलामिया लिखा है, मैंने नहीं लिखा, उन्होंने उसको स्टैम्प को एंडोर्स किया है, उन्होंने डीमार्श को एंडोर्स किया है कि
अमेरिकन डिप्लोमेट को डिमार्च करना चाहिए, ये उन्होंने एंडोर्स किया है। ठीक। तो बेहतर जवाब देते हैं। मैं तो जो बातें हो रही हैं, जो कुछ मीडिया में आ रहा है, जो कुछ डिबेट में आ रहा है, जो कुछ सामने विजिबल है, मैं तो उन एनवायरमेंट पे कमेंट कर रहा हूं। मैंने पहले कह दिया कि इसका बेहतरीन फोरम, क्या ये कंस्पिरेसी थी या नहीं थी, अदालतें डिसाइड करेंगी। ठीक। कौन गद्दार है कौन नहीं है, दे शुड ऑल्सो गो फॉर देयर क्लियरेंस, दे शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान and not to दे the शुड नॉट military. आस्क डीजी आईएसपीआर। ठीक ठीक है, दे शुड नॉट आस्क डीजी आईएसपीआर, उनको कहने की जरूरत है। बट एक ब्रेक जी, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं जरा जनरल साहब के पास, जुबैर साहब के पास और पलवशा बीबी के पास आता हूँ कि ये आपके जज्बात पहले क्या थे, और जनरल साहब कह रहे हैं अब आपका यह चेंज ऑफ हार्ट और अब मोहब्बत उभर आई है। इस पर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। और ये भी कि पता नहीं पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, और हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत तो चली गई, बट एक इंटरम ही सही, लेकिन वो अभी भी वज़ीर आज़म है। ही कैन कॉल द शॉट्स, ऑल्दो ही डज नॉट एंजॉय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ। बट हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है आजकल के हालात के अंदर, और कुछ हुआ भी है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। PMLN हो गई, आसिफ जरदारी साहब का कुछ देर पहले, वो भी यही उनका बयान भी चल रहा है, वो भी यही चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स से, जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे फ़ौज की जानिब से, नेशनल सिक्योरिटी की जानिब से, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, कि वो अपनी पोजीशन इस हवाले से बताएं, उनकी पोजीशन क्या है, और वो इस मरासले के हवाले से या इस पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। जुबैर साहब, पोजीशन आपकी बदल चुकी है, आज आप कि थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट है, जनरल साहब को भी ये लग रहा है कि जो आप माजी में करते रहे उसका फ़र्क है, बट आपका ज़्यादा एम्फेसिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब है, लेकिन फोरम सुप्रीम कोर्ट ही है। बट देन अकॉर्डिंग टू जनरल साहब व्यू, आपको फौज ने देनी भी नहीं है क्लैरिटी, और उनको कहना भी नहीं चाहिए कि आपको क्लैरिटी दें किसी हवाले से। मैं उस डिबेट में नहीं, मैं जनरल साहब के लिए कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जनरल साहब माशाल्लाह इतने ज़ाहिर है जनरल की पोजीशन तक पहुँचे हैं और समझते हैं चीज़ों को। जनरल साहब, मतलब गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है, वो बेसिस है रूलिंग का स्पीकर की, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं छोड़े, उसमें सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि चूँकि ये वहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ इसमें ऑपोजिशन मुलव्विस है, इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आगे जा सकता, और रिजेक्ट कर दिया गया है। सो ये रूलिंग आ चुकी है। दूसरी बात, जनरल साहब, खुदा के लिए आप भी समझते हैं कि कौन क्या पाकिस्तान में लोग डिप्लोमेट्स से मिलते नहीं हैं, या तो कोई स्पेसिफिक मेरे और अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ा सा तो रहम करें। ये तो नहीं हो सकता इतना पार्टीशन हो जाए कि एक ही तरफ जाएं। क्या कि जी चंद लीडर्स PMLN के, जिसमें मेरा नाम भी दिया गया है कि जी मैं अमेरिकन डिप्लोमेट से मिला था 3 मार्च को, या क्या भाई, एक डिनर होता है इस्लामाबाद में जिसमें 60, 70, 80 लोग मौजूद हैं, जिसमें 4, 5, 6 डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं। इज इट एन अनयूजुअल थिंग? भाई कॉन्स्पिरेसी तो वो नहीं कहा गया कि जी एक डिनर था, किसके घर डिनर था ये भी नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया कि 60, 70, 80 लोग भी मौजूद थे, शरीफ तरीन लोग भी मौजूद थे, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, एंकर्स भी मौजूद थे। तो उसको ट्विस्ट देके कि जी उसको नरेट ऐसे किया गया कि ये 3-4 लोग जो हैं PMLN के, ये अमेरिकन डिप्लोमेट से मिले। अब इज दिस नॉट ट्विस्टिंग द फैक्ट्स, गद्दारी को प्रूव करने के लिए? साहब, मेरी माय पॉइंट नहीं, मैं वजाहत कर दूं, आप एक सेकंड जनरल साहब, मैं आपको बिल्कुल आप आता हूं सर। एक सेकंड सर, जनरल साहब, जुबैर साहब कंप्लीट कर लें, फिर आप करिए। जी जुबैर साहब। मैं उसमें आ ही नहीं रहा, मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं वो कर रहा था कि ये चीज जो है, ये एक चीज डिस्कशन नहीं हो रही है, रूलिंग दे दी गई है जिसका कोई बेसिस नहीं था। या तो वो स्पीकर साहब ये कहते कि मेरे पास इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। एक अगर आपने ये कहा कि एक किसी अमेरिकन डिप्लोमेट की डिजायर थी, तो उसके बेसिस पर एक आप आइन की चेक को सस्पेंड कर दें और ये कहें कि जी चूंकि ये भाई तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, 8 मार्च को आया था ना या 7 मार्च को आया था वो लेटर, ठीक है, तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे, मैं बता दूं, इसलिए बैठे हुए थे चुप करके कि उनको उस वक्त नहीं डर था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल होगी। जब 27 मार्च आ गई और ये पता चल गया कि ऑपोजिशन हैज इनफ वोट्स टू थ्रो आउट मिस्टर इमरान खान, तो फिर उनको ख्याल आया कि इसको इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बना दें। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कोई नहीं हुई है इमरान खान के खिलाफ। प्लीज
इसको आप इस तरह से ना लेके जाएं। एक पॉलिटिकल चीज थी, पाकिस्तान के आइन इजाजत देता है कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें। ठीक है, एक सेकंड, नो, लेट मी कंप्लीट। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, कि एक वजीर आजम को आईनी तरीके से निकाला जा रहा था, आईनी तरीके से। पहले तो नहीं, बट एफर्ट तो पहले भी हो, इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। अच्छा, बट चार दफा ठीक है सर, एक मिनट आप जन साहब को रिस्पॉन्ड कर दें इसको। मैं क्विकली बात कर दूं। माई कंटेंशन इज कि अगर इन पर इल्जाम लगा है तो जल्द जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बन चुका है, आर्मी से वजाहत क्यों मांग रहे हैं? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि फोरम सुप्रीम कोर्ट है जो इनको लॉयल्टी या गद्दारी का मुजरिम करार दे या लॉयल्टी का सर्टिफिकेट दे दे। पाकिस्तान आर्मी अदारा नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट देने का मजाज नहीं है, और यही इनकी कंटेंशन रही है थ्रू आउट कि हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे जाएं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उधर चले जाएं, वहां से अपने हक में फैसला ले लें, और ये ऑलरेडी जा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो डिप्लोमेट्स के, मेरी बात सुन ले, डिप्लोमेट्स के जो डिनर्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं, मैं भी एम्बेसडर रहा हूं इसी पाकिस्तान का, मेरे दिए हुए डिनर में भी उनके आते थे लोग, लेकिन किस जाती उमरा डिनर करने नहीं गए थे उनके चार्ज दी अफेयर। सर हमजा शरीफ के घर डिनर के लिए शहबाज सर वो परवेज इलाही साहब के पास नहीं गए, बट ओके मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आई वुड हैव लव्ड कि हम इस डिबेट को और आगे बढ़ाते। जुबैर साहब आपका, जन साहब, फलवशा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कानूनी बहस है, एक कानूनी एस्पेक्ट उसके ऊपर आना जरूरी है। ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट तैयार है, हमारे साथ रहिए। तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया डिप्टी स्पीकर की जानिब से। आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया गया, उसी के बेसिस के ऊपर यह हुआ। एक आईनी बहरान ज़रूर पैदा हुआ और पूरी अपोजिशन सरापा एहतजाज है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, आज खुद नोटिस भी है, और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने। चंद बुनियादी सवाल जो कि आप भी जानना चाहते हैं, बैसियत कानून के तालिब इल्म के मैं भी चाहता हूं कि हमारे जो सीनियर्स हैं उसके ऊपर ज़रा वजाहत करें, रोशनी डालें। शाह खावर साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कानूनी मामलात के ऊपर, आइनी मामलात के ऊपर हमारी रहनुमाई भी कर चुके हैं। शाह खावर साहब, सर सबसे पहले एक बुनियादी बात जो कि हर कोई जानना चाह रहा है कि आपका अपना एक्सपीरियंस है बीइंग अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि आज भी बार बार मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक ही सवाल पूछते रहे और वकला से भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, समाअत अभी जारी है, कि क्या डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी साहब के पास ये इख्तियार था कि वो तहरीक अदम एतमाद पे जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए उसे मुस्तरद कर दें? क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये राइट था या है आपकी नज़र में? आप क्या समझते हैं आइन की रोशनी में और नेशनल असेंबली रूल्स के हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे हमारी? देखिए मुनीब साहब, ये तो आपको जैसे पता है कि ये जो कल की डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, आर्टिकल 5 को जो उन्होंने मुबैना तौर पर इन्वोक किया है, वही तो एक मुतनाज़ा जो है सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, जिसपे उन्होंने सुओ मोटो नोटिस भी दिया है। इसमें देखना यह है कि आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 जो है एक सिंबॉलिक सी दफा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट दफा है। वो ये कहती है कि रियासत की वफादारी, आइन और कानून की पासदारी और पाबंदी जो है वो हर शहरी का फर्ज अव्वलीन है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय और शक हो नहीं सकता। और ये मेरा ख्याल है कि दुनिया के जितने आइन हैं, जितने दस्तूर हैं, उस सब में ये टिक मौजूद है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर कोई किसी भी मुल्क का शहरी है तो रियासत की वफादारी और उसका जो भी सुप्रीम लॉ है उसकी पाबंदी उस पर लाजिम है। अब देखना यह है कि जो कल का इजलास था वो आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वो मोशन थी जो 1 अप्रैल को जो असद कैसर साहब स्पीकर है उसने उनको लीव ग्रांट कर दी थी, उसको टेबल कर दिया था, जो कि एक बुनियादी उसका एक जो है वो कंपोनेंट है। उसके बाद जो और तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता था सिवाय इसके कि वो जो तहरीक अदम एतमाद है उसके ऊपर काउंटिंग होती और रायशुमारी कराई जाती। तो अब कल की जो एजेंडा आइटम नंबर 1 था वो यही था, उस पर रायशुमारी होनी थी। लेकिन एक सरप्राइजिंगली जो मिनिस्टर लॉ है फवाद चौधरी, उन्होंने वो जो पूरा किस्सा बयान किया जो
फौरन ताकत वाला और एक साजिश के नतीजे में उन्होंने कहा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है, और उसी वक्त बगैर उस पर बहस किए या अपोजिशन को मौका दिए स्पीकर ने उस पर रूलिंग भी दे दी कि आर्टिकल 5 का इस पे इतलाक होता है, चूंकि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये जो है गैर मुल्की इमा पे साजिश के तहत हुई है, लिहाजा वो जो आर्टिकल 95 की कार्रवाई है उसको मैं जो गैर आईनी और गैर कानूनी करार देता हूं, और इजलास जो है वो उन्होंने प्रोग्राम कर दिया। अब बात ये है कि उनका जो एजेंडा आइटम था वो क्या था, और वो जो आइन का एक तकाजा है कि जो एक प्रोसेस आर्टिकल 95 का जो है उसने कंप्लीट होना है, और उसके बाद जो आपने देखा कि फौरन बाद वजीर आजम जो है वो उन्होंने कौम से मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने कहा कि चूंकि डिप्टी स्पीकर ने वो रूलिंग दे दी है, अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है वो गैर आईनी करार दी जा चुकी है, तो अब मैं अपना आर्टिकल 52(1) का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत को मैंने कौमी असम्बली तहलील करने का जो है वो सिफारिश कर दी है, और उसकी थोड़ी की सदर मुमलिकत भी वो तहलील कर देते हैं। अब मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये देखना है कि एक तो जो भी असम्बली में जो कार्रवाई होती है पार्लियामेंट में, उसको तो इस्तिस्ना हासिल होता है कि अगर कोई वो उसमें गैर कानूनियत हो या रूल्स की वायलेशन हो तो उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी है कि अगर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट एक ऐसी रूलिंग दे दे जो कि आइन की किसी शिक से मुतसादिम हो, आइन से मुतसादिम हो, तो फिर वहां पे उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, और इसी वजह से ये उन्होंने सुओ मोटो लिया। तो अब मूट पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग है वो गैर आईनी है और आइन से इनहराफ है, तो वो उसको सेट असाइड कर देगी, और वो जो पोजीशन है उस वक्त जो इस रूलिंग से पहले वाली वो बहाल हो जाएगी, और इस रूलिंग के नतीजे में जितने भी सब्सिक्वेंट एक्ट्स हैं, असम्बली को तोड़ने की सिफारिश और फिर असम्बली का तोड़ना, और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट एक्ट्स हैं वो सारी जमीन बोझ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, डॉक्टर खालिद राना साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, जरा रहनुमाई फरमाइएगा, क्योंकि एक तासुर ये भी आ रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी इस पूरे प्रोसेस में जैसे ही तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की डिप्टी स्पीकर ने, उसके बाद बहुत सी लेयर्स ऐड हो गई, और एक प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस चली गई, फिर असेंबली डिसॉल्व हो गई, केयर टेकर के लिए ख़त लिख दिया गया, सब कुछ हो गया। तो इतना सब कुछ एक तासुर ये कायम हो रहा है कि शायद मौजूद अदालत शायद इस हद तक अब नहीं जाएगी, और शायद इवेंचुअली ये मामला इसकी जानिब ही चला जाए, क्योंकि असेंबली तहलील हो चुकी है। क्या आप सर यही समझते हैं कि यही मुतवक्का फैसला हो सकता है? मैं समझता हूँ कि ऐसा इशू पहले भी राइज हुआ जब जिला सब जस्टिस थे, तो फिर उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूँ कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं अदालती कार्रवाई इसमें, पार्लियामेंट कार्रवाई में, लेकिन चूंकि इलेक्शन कॉल हो गया है लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम इसमें नहीं जाते। पूरी कौम जो है वो तैयार है इलेक्शन के लिए, और इसका हल और सोल्यूशन भी इलेक्शन है। यहाँ में मुझे ये लगता है जैसे चाहे आप सुन लेंगे कि ये इलेक्शन का टाइम, हाँ ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट माइट इलेक्शन फला रोज होगा, तो इलेक्शन प्रोसेस जो है वंस इट स्टार्ट्स फिर हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर खालिद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाखावर साहब मौजूद थे। मकसद यही था रहनुमाई हासिल करना कि क्या इस मामले पर कानूनी और आइनी पोजीशन बनती है, मौजूद अदालत किस तरह का फैसला है। जिस तरह शाखावर साहब ने और डॉक्टर खालिद राना साहब ने हमारी रहनुमाई की, वो मामला आपके सामने अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करना है। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।